जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, लिटिल येलो काफी सारे कीड़े लेकर आता है और वो छोटी ड्रैगन लड़की उन सभी कीड़ों को खा जाती है। उन सभी कीड़ों को खाने के बाद वो छोटी लड़की फिर से रोने लग जाती है और बेचारा लिटिल येलो फिर से कीड़ों को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। इसके बाद हम आधे महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिटिल येलो काफी सारे कीड़ों को पकड़ कर लाता है। उन सभी कीड़ों में से एक एक कीड़ा लिटिल येलो और फैंग उठा लेते हैं और वो लोग उसे खा जाती है। फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं, लिटिल येलो आज तो तुम बहुत सारे कीड़ों को पकड़ कर लाए हो, जरूर तुम इससे थक गए होगे, लेकिन फिर भी हम इन सभी कीड़ों में से सिर्फ एक एक ही कीड़ा खा सकते हैं, क्योंकि ये सभी कीड़े उस ड्रैगन लड़की के लिए है। हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम इस छोटी लड़की के पेरेंट, हम इस छोटी लड़की के लिए कुछ भी नहीं खाएंगे। और क्या ये छोटी बच्ची सच में एक ड्रैगन की लड़की है, क्योंकि ये सारा दिन कीड़े मकोड़े खाती है और ये इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं, इसकी भूख हर दिन बढ़ती जा रही है और मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। और तभी लिटिल येलो को एक आइडिया आता है। लिटिल येलो बोलते हैं, क्यों ना हम एक बड़े से मेंढक को हंट करती है। ये सुनकर फैंग बोलते हैं, नहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिटिल येलो फैंग के कैंग ईयर उठाकर बोलते हैं, हमारे पास कैंग ईयर है, हम इसका यूज करके उस बड़े से मेंढक को हंट कर सकती है। ये बोलकर लिटिल येलो फैंग के कैंग ईयर उठाकर वहां से चल पड़ता है। फैंग उससे बोलता है, लिटिल येलो तुम वहां पर केयरलेस मत होना, तुम बहुत ही ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि वो सभी मेंढक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर फैंग उस छोटी ड्रैगन लड़की की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि एक छोटे बच्चे को पालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अब मैं मॉम की हार्डशिप के बारे में समझ सकता हूँ। इसके बाद कुछ टाइम के बाद लिटिल येलो वापिस आ जाता है। लिटिल येलो भागते हुए आ रहा होता है। लिटिल येलो फैंग से बोलता है, वो मेरे पीछे आ रही है। लिटिल येलो को देखकर फैंग बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी वापिस आ गए और आखिर तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लिटिल येलो के पीछे बहुत सारी मधुमक्खियां आ रही होती हैं। उनको देखकर फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं, लिटिल येलो क्या तुमने उनके घोंसले के साथ में छेड़छाड़ किया था, जो तुम्हारे पीछे इतनी सारी मधुमक्खियां लग गई हैं। तुम जल्दी से उस छोटी बच्ची को लेकर मेरे पीछे आकर छुप जाओ, इन मधुमक्खियों के डंक मेरे सामने बेकार है, मैं इन सभी से निपट लूंगा। फैंग अपने मन में बोलता है, मैंने इस महीने ज्यादा ट्रेजर बॉक्स को ओपन नहीं किया, लेकिन मैंने एक ट्रेजर बॉक्स को ओपन किया था। उसमें से मुझे एक वाइन मिली थी, जिससे मैंने पहले वाले वाइन को अपग्रेड कर लिया था, जिससे मेरे कांटों की जो शार्पनेस है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो सभी मधुमक्खियां अपने अपने डंक निकाल के फैंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। आगे से फैंग भी अपने कैंग ईयर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। फैंग के कैंग ईयर सीधा उन मधुमक्खियों को जाकर लगते हैं और ऐसे ही फैंग काफी सारी मधुमक्खियों को मार देता है, जिससे कि उन मधुमक्खियों को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लग जाती हैं। आगे से फैंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने दोनों कांटों वाली वाइन को निकाल लेता है। फैंग जल्दी से अपनी लाइटनिंग चाबुक स्किल का यूज करते हुए उन सभी मधुमक्खियों के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि फैंग के वाइन के जो कांटे होते हैं वो उन मधुमक्खियों की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और वो मधुमक्खियां एक एक करके मरने लग जाती है। और फिर कुछ टाइम के बाद फैंग उन सभी मधुमक्खियों को मार देता है। फैंग बोलता है, फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया, मैंने इन सभी मधुमक्खियों को मार दिया है। लिटिल येलो फैंग को चीयर करता हुआ बोलता है, बिग ब्रदर तो बहुत ज्यादा औसम है। उस छोटी ड्रैगन लड़की ने भी फैंग को अपना डैडी मान लिया होता है। वो बोलता है, डैडी तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो यहाँ पर जो दूर दूर मधुमक्खियों की डेड बॉडी पड़ी हुई है उन सभी को उठाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दो, क्योंकि मेरी वाइन वहां तक नहीं पहुंच सकती। आज हमने इतना सारा हंट किया, ऐसे हमारी छोटी लड़की के लिए कुछ दिनों का खाने का तो जुगाड़ हो गया है। ड्रैगन लड़की फैंग से बोलती है, डैडी मैं भी इसे उठाने के लिए जाऊंगी। और फिर कुछ टाइम के बाद वो दोनों मिलकर उन सभी मधुमक्खियों को इकट्ठा कर देती हैं। उन सभी को देखकर फैंग बोलता है, वाओ ये तो बहुत सारी हैं। और फिर वो तीनों साथ में मिलकर उन मधुमक्खियों को खाने लग जाती हैं। फैंग बोलता है, फाइनली आधे महीने के बाद हम फिर से पेट भरकर खाना खा सकती हैं। डैडी बनना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता है। फैंग जैसे उन मधुमक्खियों को खाता है तो फैंग को 6 और ट्रेजर बॉक्स मिल जाती है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है, हमारी छोटी लड़की अभी ग्रो कर रही है, अगर वो सारा दिन कीड़े खाती रहेगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें उसके लिए मीट की जरूरत है। तो ये सुनकर लिटिल येलो भी हाँ भरता है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मेंढक लिटिल येलो के ऊपर अपनी जीप से अटैक करता है, तो लिटिल येलो जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो जल्दी करो और मेरे पास आ जाओ। वो मेंढक बहुत ही स्पीड से जंप करते हुए लिटिल येलो का पीछा कर रहा होता है और लिटिल येलो भी भागते हुए फैंग के एरिया में आ जाता है। लिटिल येलो जैसे ही फैंग के एरिया में आता है तो वो अपने हाथ से गन बनाकर उस मेंढक के ऊपर बैंग बैंग करता है, जिससे कि वो मेंढक भी कंफ्यूज होता है। लेकिन तभी उस मेंढक के ऊपर काफी सारी कांटों वाली वाइन अटैक कर देती है। फैंग अपनी वाइन को उस मेंढक की पूरी बॉडी के साथ में लपेट देता है, जिससे कि फैंग के कांटे उस मेंढक की बॉडी में चुभ जाती है। और फिर फैंग अपनी वाइन को टाइट कर देता है और उस मेंढक की बॉडी को अपनी वाइन के बीच में ही पिचका देता है, जिससे कि वो बेचारा मेंढक वहीं पर मर जाता है। उस मेंढक को मारने के बाद फैंग उस मेंढक की बॉडी को नीचे जमीन पर रख देता है। फैंग ड्रैगन लड़की से बोलते हैं, छोटी लड़की अब खाने का टाइम है, अब हमें और कीड़े खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम मीट खाने वाले हैं। और साथ ही फैंग अपने मन
मन में सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ जब से मैंने अपनी वाइन को अपग्रेड किया है। मैं इस जैसे मेंढक को तो अपनी वाइन में दबा कर ही मार सकता हूँ। और फिर फैंग और लिटिल येलो अपने अपने वेपन से उस मेंढक की मीट को काट कर वो तीनों ही बहुत ही आराम से खाने लग जाती है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल येलो अब हर बार ऐसा ही करता है। वो खुद को चारे के रूप में यूज करके अपने पीछे हर बार एक बड़े से एनिमल को पीछे लगाकर लाता है और फैंग के एरिया में आ जाता है। उसके बाद फैंग उसको अपनी वाइन में लपेट कर मार देता है। लेकिन फैंग को लिटिल येलो की चिंता भी होती है क्योंकि वो हर रोज अपनी जान को खतरे में डालकर एक एनिमल को अपने पीछे लगाकर लाता है। इसलिए फैंग को लिटिल येलो की चिंता होती है कहीं एक दिन सच में कोई एनिमल लिटिल येलो का शिकार ना कर ले। और इसके अलावा वो जो छोटी लड़की है वो भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। वो सिर्फ 1 महीने के अंदर 5 साल की बच्ची लगने लग गई है और जो उसकी भूख है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब छोटे एनिमल से उसका पेट का गुजारा नहीं होता है। फैंग बोलता है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए कुछ बड़े एनिमल का शिकार करूँ जैसे कि कोई जंगली बिल्ली या फिर कोई लकड़ बगा, लेकिन मैं उनके साथ में फाइट करके उनको नहीं हरा सकता हूँ। फैंग ने जिस मेंढक को मारा होता है वो उसको ऊपर की तरफ उठा लेता है। लिटिल येलो बोलते हैं क्या हम इस मेंढक को नहीं खाने वाली है। फैंग उस मेंढक की बॉडी को झाड़ियों के पास फेंक देता है और लिटिल येलो से बोलता है अभी के लिए तो हम इस मेंढक की बॉडी को नहीं खाने वाले हैं क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इस मेंढक की बॉडी का यूज करके किसी दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। और फिर काफी टाइम तक उस मेंढक की बॉडी उन झाड़ियों के पास पड़ी रहती है और तभी वहाँ पर एक एनिमल आ जाता है। वो एनिमल झाड़ियों के बीच में छुपकर उस मेंढक की बॉडी को देख रहा होता है और जैसे वो कंफर्म होता है कि वहाँ पर कोई नहीं है तो वो बहुत ही स्पीड से भागता हुआ जाता है और वो उस मेंढक की बॉडी को खाने लग जाता है। वो एक चूहा होता है लेकिन जैसे वो अपने ऊपर देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि फैंग अपनी वाइन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो चूहा वहाँ से भागने का ट्राई करता है लेकिन फैंग उसे अपनी वाइन में लपेट लेता है और फिर वो चूहा फैंग की वाइन से आजाद होने के लिए फैंग की वाइन को अपने दांतों से काटने लग जाता है। तो फैंग उसे बहुत ही स्पीड से आसमान में उठाकर उसे जोर से जमीन पर मारता है जिससे कि वो चूहा भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद फैंग उन दोनों एनिमल की बॉडी को अपने पास लेकर आ जाता है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है तुम्हारे बड़े भाई का ये आइडिया कैसा है, हमें एक शिकार से 2 शिकार मिल गए हैं। आज हमारी छोटी लड़की के साथ साथ हम भी पेट भरकर खाना खाएंगे। और फिर वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी फैंग और लिटिल येलो को आसमान में एक आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों आसमान में देखने लग जाती है। तो वहाँ पर आसमान में एक ईगल आ जाता है। वो बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते हुए उनके चूहे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर फैंग चिल्ला के बोलता है ये बहन का घोड़ा था, हमारे खाने को चुराने के लिए आया था। ये बोलकर फैंग जल्दी से अपनी वाइन से कैंगियर को उठाकर उस ईगल पर मारता है लेकिन वो कैंगियर उस ईगल तक नहीं पहुंचता क्योंकि वो ईगल बहुत ज्यादा ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। फैंग गुस्से से बोलता है ये कमीना ईगल तो बहुत ज्यादा ऊपर फ्लाई कर रहा है, मेरे कैंगियर वहां तक नहीं पहुंच सकती है। उस छोटी ड्रैगन लड़की को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस ईगल का पीछा करते हुए बोलती है बैड ईगल जल्दी से यहाँ पर वापिस आओ। फैंग उस ड्रैगन लड़की से बोलते है उसका पीछा करना बंद कर दो क्योंकि वो पहले से फ्लाई कर चुका है। लेकिन तभी फैंग अपने सामने का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस ड्रैगन लड़की से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है और वो खुद की बॉडी को एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ये देखकर लिटिल येलो और फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं। फैंग बोलता है ये तो ट्रांसफॉर्म है, इसने तो अपनी बॉडी को एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है और ये बिल्कुल उस ड्रैगन की तरह दिख रही है जिसने उन 2 इंसानों को मारा था। वो छोटी ड्रैगन लड़की अपनी बॉडी को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में फ्लाई करने लग जाती है। लेकिन बेचारी वो थोड़ा सा दूर तक ही फ्लाई कर पाती है और वो धड़ाम से आकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं उसने पहली बार फ्लाई किया था, उसे फ्लाई करने की स्किल में अभी भी महारत हासिल नहीं की है, उसे फ्लाई करना सीखना होगा। लिटिल येलो उसे जाकर चेक करो कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। वो छोटी ड्रैगन लड़की नीचे गिरने के बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है और वो रोने लग जाती है और वो भागते हुए डैडी डैडी बोलती हुई फैंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लग जाती है। फैंग उस छोटी ड्रैगन लड़की को चुप कराते हुए बोलता है छोटी लड़की चुप हो जाओ, तुम्हारा डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। फैंग अपने मन में बोलता है जब इस छोटी लड़की ने खुद को एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया था तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और ये हर दिन बड़ी होती जा रही है। मैं इसे सिर्फ छोटी बच्ची नहीं बोल सकता, मुझे इसको एक नाम देना होगा। तो ठीक है, आज के बाद से मैं इसको जिया बुलाऊंगा। जिया फिलहाल के लिए तो उड़ने में उतनी अच्छी नहीं है इसलिए इसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन मैं सिर्फ एक बड़े मुंह वाला फूल हूँ और मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, मैं किसी को क्या उड़ना सिखाऊंगा। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग जिया से बोलता है स्वीटी अब तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो इसलिए तुम्हारा भी एक नाम होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा डैडी आज के बाद से तुम्हें जिया बुलाएगा। जिया भी अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर होती है। जिया बोलती है डैडी मुझे ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आया और फिर फैंग अपने वाइन से एक बड़े से हाथ को बना लेता है जिसे देखकर जिया डर जाती है। फैंग जिया से बोलता है तो फिर ठीक है, आज के बाद से तुम्हारा
तुम्हारा डैडी तुम्हें उड़ना सिखाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे तुम्हारे पंख हवा के अंदर किस तरह से फड़फड़ाती है और हवा के अंदर स्टेबल रहते हैं। अब जल्दी से तुम्हारे डैडी के हाथ के ऊपर आकर खड़ी हो जाओ। तो जिया फैंग के वाइन वाले हाथ के ऊपर खड़ी हो जाती है। फैंग अपने वाइन वाले हाथ को बहुत ही स्पीड से घुमाता है और जिया को आसमान में फेंक देता है। आसमान में जाने के बाद जिया अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाती है। फैंग उससे बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही अपने पंखों को फड़फड़ाती रहो और अपनी आंखों को खुली रखना। फैंग अपने मन में बोलते हैं, मुझे ये सीन को जाना पहचाना सा लगता है। और फैंग याद करता है कि किस तरह से उसकी मॉम ने उसे बाइक चलाना सिखाया था। फैंग बोलता है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि उस टाइम मॉम को कितना ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, लेकिन कुछ भी अब मैं वापस नहीं जा सकता। और फिर हम जिया को देखते हैं। जिया थोड़े से टाइम तक आसमान में फ्लाई करती है, लेकिन तभी वो सीधा झाड़ियों में नीचे गिर जाती है। फैंग घबराते हुए बोलता है, जिया क्या तुम ठीक हो? और लिटिल येलो भी जिया को देखने के लिए उसके पास जाने लगता है। इसके बाद झाड़ियों में से काफी सारी आवाजें आने लग जाती हैं। फैंग घबराते हुए बोलता है, जिया आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है? जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाओ। और तभी जिया उन झाड़ियों में से बाहर आ जाती है। जिया के मुंह में एक सांप होता है। जिया बोलती है, डैडी देखो मैंने एक सांप को पकड़ लिया है। और फिर लिटिल येलो और जिया फैंग के पास आ जाती हैं। फैंग जिया से बोलता है, जिया कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी और इस सांप ने तुम्हें काट तो नहीं लिया है? जिया फैंग से बोलती है, डैडी आप चिंता मत करो, मुझे याद है कि आपने मुझे क्या सिखाया था। मैंने सीधा इस सांप के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करके इसे मार दिया है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो देखो हमारी छोटी लड़की अब बड़ी हो चुकी है, वो अब खुद एक सांप का शिकार कर सकती है। इसके बाद हम कई दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया आसमान के अंदर फ्लाई कर रही होती है और वो फ्लाई करना सीख गई होती है। जिया को देखकर फैंग लिटिल येलो से बोलता है, देखो हमारी छोटी लड़की अब कितने अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकती है। वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली और फास्ट फ्लाई कर रही है। काश मैं भी जिया की तरह उड़ पाता। जिया आसमान में बहुत दूर तक फ्लाई करती हुई जा रही होती है। फैंग उससे बोलते हैं, जिया इतनी दूर तक फ्लाई मत करो, जल्दी से वापिस आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जिया फैंग की बात नहीं सुनती और वो फ्लाई करते हुए उन लोगों से बहुत दूर तक चली जाती है और वो लिटिल येलो और फैंग को दिखना बंद हो जाती है। और फिर हम 5 मिनट के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया अभी भी वापिस नहीं आती है। फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं, लिटिल येलो 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम हो गया, जिया अभी भी वापिस नहीं आई है। कहीं वो अपनी असली मॉम को ढूंढने के लिए तो नहीं चली गई है। इसके बाद हम 15 मिनट के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया अभी भी वापिस नहीं आती है और फैंग और लिटिल येलो काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं, लिटिल येलो काफी टाइम हो चुका है, जिया अभी भी वापिस नहीं आई है। लगता है कि वो सच में अपनी असली मॉम को ढूंढने के लिए चली गई है। किसी ने सच ही कहा है, लड़कियां बड़ी होने के बाद छोड़ देती हैं। लेकिन तभी हम आसमान में देखते हैं, जिया वापिस आ जाती है। उसे देखकर लिटिल येलो और फैंग खुश हो जाती हैं। फैंग बोलते हैं, लिटिल येलो देखो जिया वापिस आ गई है। लेकिन तभी फैंग आसमान में देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो ईगल भी फ्लाई कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा घबराया होता है, क्योंकि जिया बहुत ही स्पीड से उस ईगल का पीछा कर रही होती है। फैंग बोलते हैं, मुझे पता था मेरी छोटी जिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और उसके अंदर अभी भी बदले की भावना है। वो उस ईगल के साथ में अपना हिसाब बराबर करना चाहती है। जिया उस ईगल को भगाते हुए फैंग की तरफ लेकर आ रही होती है। ये देखकर फैंग बोलता है, मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा होशियार है, वो जानबूझकर उस ईगल को मेरी तरफ लेकर आ रही है। फैंग अपने पास से काफी सारे कैंगियर को निकाल लेता है। फैंग बोलता है, चलो तो फिर मेरे नए मूव को ट्राई करते हैं, जिसे कि मैंने लिटिल येलो के थ्रू अनलॉक किया था। ये बोलकर फैंग अपने कैंगियर मिसाइल स्किल का यूज करते हुए अपने कैंग ईयर से उस ईगल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि फैंग के जो कैंग ईयर होते हैं वो एक मिसाइल की तरह उस ईगल को जाकर लगते हैं और उस ईगल को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इससे उस ईगल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। वो उस ईगल को अपने पंजे में पकड़ लेती है, तो वो ईगल जिया के पंजे में अपनी चोंच मारता है, जिससे कि जिया को दर्द होता है और जिया उस ईगल को छोड़ देती है। और फिर वो ईगल फ्लाई करते हुए वहाँ से भाग पाते से पहले वहाँ पर फैंग की वाइन आ जाती है और फैंग उस ईगल को अपनी वाइन में लपेट लेता है। फैंग उस ईगल से बोलता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोंच मारने की? ये बोलकर फैंग उस ईगल को बहुत ही स्पीड से जमीन से मारता है, जिससे कि जमीन पर धुआं धुआं हो जाता है और वो ईगल भी मर जाता है। और फिर जिया फैंग के पास आते हुए बोलती है, डैडी अब मैं भी शिकार कर सकती हूँ। फैंग उसके सिर को सहलाते हुए उससे बोलता है, अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, वो भी खुद से शिकार कर सकती है, इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया है। और फिर फैंग उस ईगल की बॉडी को उठा लेता है और उन दोनों से बोलता है, चलो अब खाने का टाइम है। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद पलक झपकते ही 1 और महीना बीत जाता है। फैंग बोलता है, अब जिया काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, उसकी लंबाई और शक्ल एक 10 साल के बच्चे जितनी है। लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म पसंद है, इसलिए वो हर टाइम अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में रहती है। और अब जिया हर रोज हमारे लिए शिकार करने के लिए जाती है। अब हमें लिटिल येलो को चारे के रूप में यूज करके रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिया फैंग और लिटिल येलो के लिए एक सांप का शिकार करके लाई होती है। फैंग और लिटिल येलो जिया से बोलते हैं, जिया तुम तो सच में बहुत अच्छी लड़की हो। और फिर वो तीनों ही बहुत ही आराम से उस सांप को खाने लग जाती है। फैंग अपने मन में बोलता, अब हमें मीट के लिए
लिए तरसने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिया हर रोज हमारे लिए शिकार करके लाती है। फेंग उस सांप का टुकड़ा एक जिया को खिलाते हुए बोलता है, जिया जल्दी से इसे खा लो। तो आगे से जिया बोलती है, लेकिन डैडी ये टुकड़ा तो आपका है। फेंग जिया से बोलता है, तुम्हारे डैडी का पेट पहले से ही भर चुका है और तुम अभी भी ग्रो कर रही हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। और साथ ही फेंग अपने मन में बोलता है, जैसे जैसे जिया बड़ी होती जा रही है ये छोटे मोटे एनिमल उसका पेट भरने के लिए काफी नहीं है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया एक बड़े से जंगली बिल्ली को शिकार करके लाती है। उसे देखकर फेंग अपने मन में बोलता है, लगता है कि जिया बड़े बड़े शिकार करने का ट्राई करती है। उस जंगली बिल्ली की बॉडी को देखकर फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। फेंग जिया से बोलता है, आखिर तुम इतना बड़ा शिकार करने में कैसे कामयाब होगी? क्या तुम्हें चोट लगी है? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे देखने दो तुम्हें चोट लगी है या फिर नहीं। आगे से पापा की परी बोलती है, डैडी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर पापा की परी फेंग से बोलती है, डैडी गैस करो आज मैं क्या लेकर आई हूँ। ये बोलकर जिया एक लकड़ बग्घे को फेंग के सामने फेंक देता है, जिसे देखकर फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फेंग अपनी परी से बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बड़े शिकार के पीछे मत जाया करो, ये एनिमल बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। आगे से जिया फेंग से बोलती है, डैडी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया था वो मुझे अभी भी याद है। जब ये लकड़ बग्घा अकेला था तब मैंने इसके ऊपर अटैक किया और इसको मार दिया। लेकिन तभी फेंग जिया के पैर को देख लेता है जहाँ पर चोट लगी होती है। फेंग जिया से बोलता है, देखो तुम्हारे पैर पर तो चोट लगी है, जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे इसे देखने दो। जिया फेंग से बोलती है, डैडी आप चिंता मत करो, ये बस एक नॉर्मल सी चोट है। इस लकड़ बग्घे ने बहुत ही स्पीड रिएक्ट किया, जब मैंने इसको पकड़ा तब इसने अपने पंजे से मेरे पैर के ऊपर अटैक कर दिया और मुझे एक स्क्रैच लग गया। फेंग जिया के पैर को देखते हुए बोलता है, देखो तुम्हारे पैर से कितना सारा ब्लड निकल रहा है और तुम बोल रहे हो कि ये बस एक नॉर्मल सी चोट है। तो भाई लोग अब मुझसे ये बाप बेटी का प्यार नहीं देखा जा रहा है। राइटर बहन का घोड़ा क्या कर रहा है? ये एक ड्रैगन है भाई, फिर भी साला राइटर से पापा की परी बना रहा है भाई, कुछ भी कर रहा है। हमें फेंग किस तरह से ग्रो करके स्ट्रॉन्ग बनेगा ये देखना है, और वो दूसरे प्लांट के साथ में कैसे गुचू गुचू करना है वो देखना है। इस राइटर की माँ की आंख साला वो नहीं दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। फेंग अपने मन में बोलता है, जिया जब भी शिकार करने के लिए जाती है तो वो अपने शिकार को डायरेक्ट दबोच लेती है, और अगर उसका शिकार नहीं मरता है तो वो आसमान में जाकर उसे जमीन पर गिरा के मारती है। और अगर वो शिकार फिर भी नहीं मरता है तो जिया ऐसा बार बार करती है। इस बीच वो शिकार जिया को काफी सारे स्क्रैचेस मार सकता है। इसके बाद फेंग याद करता है कि वो किस तरह से जंप करता हुआ नीचे गिर गया था और उसे चोट लग गई थी। फेंग की मॉम ने उसकी चोट के ऊपर दवाई लगाने के बाद फेंग को सिखाया था कि उसको किस तरह से जंप मारना चाहिए। और तभी जिया का जो पैर होता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है, क्योंकि वो एक ड्रैगन और ड्रैगन की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर फेंग बोलता है, जिया की तो हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसका पैर तो हील हो भी गया है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी सेफ्टी के लिए सिक्योर करना चाहिए, मुझे उसे सिखाना चाहिए कि आखिर उसे शिकार किस तरह से करना चाहिए, जैसे मुझे मॉम ने सिखाया था। लेकिन मैं कोई उड़ने वाला ड्रैगन नहीं हूँ, तो फिर मैं इसे अच्छी हंटिंग करना कैसे सिखा सकता हूँ? सच में डैड बनना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता है। और तभी फेंग को एक आइडिया आता है। फेंग बोलता है, आसमान के ऊपर से अटैक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आसमान के ऊपर से बम गिराना। और फिर फेंग जिया से बोलता है, जिया तुम एक बड़े से पत्थर को ढूंढो जिसे तुम अपने पंजों में उठा सकती हो। ये बोलकर फेंग लिटिल येलो से बोलता है, और लिटिल येलो तुम अपनी हड्डी का यूज करते हुए वहां पर सामने एक बड़ा सा एक्स बना दो। फेंग की बात सुनकर जिया और लिटिल येलो दोनों काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिटिल येलो अपनी हड्डी का यूज करके वहां पर सामने एक बड़ा सा एक्स बना देता है। और हाँ, अब ये मत पूछना कि लिटिल येलो को ये किसी ने बताया कि एक्स कैसा होता है, कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, राइटर है यार, कुछ भी कभी भी कर देता है। हमें कल को ये भी देखने को मिल सकता है कि भैया हमारे फेंग को बंदी नहीं मिली है, सिर्फ वो हिला रहा है, लेकिन कैसे हिला रहा है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक फ्लावर है। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। जब लिटिल येलो उस एक्स के निशान को बना देता है तो फेंग उससे बोलता है, लिटिल येलो जब तुम एक्स का निशान बना दो तो उस जगह से भाग जाना। और दूसरी तरफ जिया भी एक बड़े से पत्थर को लेकर आसमान में आ जाती है। फेंग जिया से बोलता है, जिया लिटिल येलो ने जहाँ पर एक्स का निशान बनाया है तुम इस पत्थर को वहां पर फेंकना है। फेंग की बात सुनकर जिया उस पत्थर को फेंक देती है। वो पत्थर सीधा जमीन पर आकर गिरता है, लेकिन वो पत्थर उस एक्स के ऊपर नहीं गिरता है, वो उस एक्स से दूर गिरता है। फेंग जिया को चीयर अप करते हुए बोलता है, ये तुम्हारा पहली बार था, फिर भी तुमने काफी अच्छा किया है। तुम उस पत्थर को गिराने से पहले अपने टारगेट को अच्छी तरह से देख लिया करो और उसके बाद तुम उस पत्थर को गिराया करो। ऐसे करने से तुम्हारा निशाना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम आधे महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक जगह पर काफी सारी लकड़ बग्घे बैठी होती हैं। और तभी एक लकड़ बग्घा आसमान में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके सिर के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिरता है। वो पत्थर सीधा उस लकड़ बग्घे के सिर से जाकर टकराता है और उस लकड़ बग्घे का काम तमाम हो जाता है। और तभी वहाँ पर जिया आती है। जिया अपना बड़े से पंजे से
उस लकड़ बग्घे को उठा लेती है। जिया बोलती है मैंने आसमान से ही पत्थर गिराकर इस लकड़ बग्घे को मार दिया। डैडी की ये वाली स्किल तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर जिया आसमान में फ्लाई करते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी उसे जमीन पर कुछ दिखता है। जिया बोलती है आखिर वो क्या है। वहाँ पर नीचे जमीन पर काफी सारे कंकाल और एक स्वॉर्ड पड़ी होती है। उसे देखकर जिया खुश हो जाती है। जिया बोलती ये तो स्वॉर्ड है, डैडी हमेशा उस टूटे हुए तीर का यूज करती है। अगर मैं स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ तो ये डैडी के काम आ सकती है। ये बोलकर जिया नीचे जाकर उस स्वॉर्ड को भी उठा लेती है। इसके बाद वो वापिस से फैंग के पास आ जाती है और उस लकड़ बग्घे को फैंग के सामने फेंक देती है। उस लकड़ बग्घे की बॉडी को देखकर फैंग बोलता है इसे तो सिर्फ एक ही हिट में मारा गया है, हमारी जिया तो सच में एक शार्प शूटर बन गई है। फैंग जिया की बड़ी सी ड्रैगन वाली बॉडी को देखकर अपने मन में बोलता है इसने 3 महीनों के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया, अब इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। और तभी जिया की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म को छोड़कर अपनी इंसान वाली फॉर्म के अंदर आ जाती है। और जिया के 2 बड़े बड़े विचार आ जाते हैं जिनको देखकर फैंग भी ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि लड़का कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो एक पेड़ हो या फिर उसका साइज छोटा हो या फिर उसका नुन्नू छोटा हो, लौंडा तो लौंडा ही रहता है। जिया को देखकर फैंग अपने मन में बोलता है जिया की जो इंसानों वाली बॉडी है वो एक यंग लेडी जितनी होगी और जिया बहुत ज्यादा सुंदर है। जिया अपनी इंसानों वाली फॉर्म में आकर अपने 2 बड़े बड़े विचारों को लेकर फैंग का मुंह में दे देती है और फैंग से बोलती है डैडी मैं वापिस आ गई और आपने मुझे जो टेक्निक सिखाई थी वो तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फैंग जिया से बोलता है अरे बेटी आराम से, तुम्हारे बूढ़े डैडी की कमर बहुत ज्यादा कमजोर है, वो टूट भी सकती है। ये बोलकर फैंग अपने मन में बोलता है मुझे पहले कभी भी किसी भी लड़की ने गले से नहीं लगाया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन 1 मिनट में इसके बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, ये तो मेरी बेटी है। फैंग जिया को अपने से दूर करके चिल्ला के जिया से बोलता है जिया अब तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम अपने डैडी को इस तरह से गले नहीं लगा सकती हो। जिया पूछती है डैडी आखिर मैं आपको गले से क्यों नहीं लगा सकती हूँ। फैंग जिया को बताता है क्योंकि जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती जाती हैं वो अपने डैडी से दूर रहती हैं और जैसे जैसे बेटे बड़े होते जाते हैं वो अपनी मॉम से दूर रहती है। ये सुनकर जिया रोने लग जाती है। जिया फैंग से बोलती है डैडी लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, आखिर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैं तो आपको खुश करने के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। फैंग जिया को चुप कराते हुए उससे बोलता है मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, बल्कि मैं तो तुम्हें समझा रहा था, आगे से मेरी बातों को याद रखना। और बाय द वे स्वीटी आखिर तुम मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आई हो। ये सुनकर जिया भी खुश हो जाती है। जिया झाड़ियों की तरफ इशारा करके बोलती है डैडी ये एक स्वॉर्ड है, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए मैंने इसको झाड़ियों में छिपा दी है, मुझे यकीन है कि ये स्वॉर्ड आपको पसंद आएगी। फैंग जिया से बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता आखिर वो गिफ्ट कौन सा है, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि वो गिफ्ट तुम लेकर आई हो, इसलिए वो गिफ्ट अच्छा ही होगा। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन को स्वॉर्ड के हैंडल के साथ में लपेट लेता है और फैंग उस स्वॉर्ड को उठाने का ट्राई करते हुए बोलता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा भारी है, मुझे देखने दो आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है। ये बोलकर फैंग अपना पूरा जोर लगाकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, लेकिन वो अभी भी कांप रहा होता है। फैंग बोलता है ये स्वॉर्ड तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी है और बेचारा लिटिल येलो वहाँ से डर के भाग रहा होता है, कहीं फैंग वो स्वॉर्ड उसके ऊपर ना फेंक दे। फैंग उस स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड जरूर उन 2 इंसानों की होगी। ये सोचकर फैंग जिया से पूछता है जिया आखिर तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली और क्या वहाँ पर और कुछ भी था। जिया फैंग को बताती है कि उस माउंटेन के ग्राउंड पर वहाँ पर 2 इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे और ये स्वॉर्ड उन दोनों के बीच में पड़ी हुई थी और वहाँ पर तलवार के अलावा एक छोटा सा फावड़ा और 2 बैकपैक और एक छोटा सा खंजर था। क्या डैडी आप चाहते हैं मैं उन सभी को भी यहाँ पर लेकर आऊँ। फैंग बोलता है तुम उस खंजर और उस फावड़े को लेकर आ सकती हो, बाकी चीजों की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। जिया बोलती है ठीक है डैडी, कल जब मैं शिकार करने के लिए जाऊंगी तब मैं उनको ले आऊंगी। इसके बाद फैंग अपने मन में बोलता है वो जो कंकाल है वो जरूरी उन 2 इंसानों के होंगे जिन्होंने उस ड्रैगन के एग को चुराया था, वो लोग मेरी वजह से मरे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता था और ये जिया के लिए भी खतरनाक हो सकता था। उन्होंने उस ड्रैगन के एग को चुराया था, या तो वो उस ड्रैगन के एग को खा जाते या फिर वो उसे हैच करके उसे अपना गुलाम बना लेते, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। और फिर फैंग उस स्वॉर्ड को नीचे रख देता है। फैंग बोलता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा भारी है, कुछ टाइम इस स्वॉर्ड का यूज करने के बाद ही मैं हाफने लग गया हूँ और मैं स्वॉर्ड को घुमाने के लिए अपने 2 वाइन का यूज कर रहा हूँ, फिर जाके मैं स्वॉर्ड को घुमा पा रहा हूँ। फैंग अपने मन में बोलते है पिछली बार जब मैंने उन इंसानों के पैरों को पकड़ा था मेरी वाइन ऑलमोस्ट टूट गई थी, मुझे अपनी वाइन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मुझे स्वॉर्ड को एक ही वाइन से चलाने में कामयाब होना होगा। ये बोलकर फैंग अपनी एक वाइन से स्वॉर्ड को उठाने की प्रैक्टिस करने लग जाता है और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिया फैंग से बोलती है डैडी क्या तुम खाना नहीं खाओगे। फैंग बोलता है नहीं तुम लोग खाना खा लो, तुम्हारी डैडी को अभी थोड़ी सी और ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग अपनी एक वाइन से स्वॉर्ड को चलाना सीख जाता है और फैंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक लकड़
बग्गे की बॉडी को बीच में से काट देता है। ये देखकर लिटिल येलो और जिया फैंग को चीयर करते हुए बोलती हैं, डैडी आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, आपने एक ही अटैक में इस लक्कड़ बग्गे की बॉडी को बीच में से काट दिया है। फैंग अपने मन में बोलते है, ये तो काफी अच्छा है, कई अपग्रेड और कई एवोल्यूशन के बाद अब मैं अपनी चारों वाइन में से किसी भी एक वाइन से स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। और फिर फैंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस लक्कड़ बग्गे की बॉडी के काफी सारे टुकड़े कर देता है और बोलता है, चलो बच्चों अब खाने का टाइम हो गया है। फैंग उस स्वॉर्ड को अपने साइड में रख देता है। फैंग बोलता है, जब मैं स्वॉर्ड का यूज नहीं करूंगा तब मैं स्वॉर्ड को छुपा दूंगा, क्योंकि ये स्वॉर्ड मेरा ट्रम्प कार्ड होने वाली है। जब यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्स्टर या फिर कोई इंसान आएगा तब मैं उसे पकड़कर मार दूंगा। इसके बाद वो तीनों मिलकर उस लक्कड़ बग्गे के मांस को खाने लग जाती हैं। फैंग जैसे उस मांस को खाता है, सिस्टम फैंग से बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको 5 ट्रेजर बॉक्स मिले हैं और हर बॉक्स को खोलने के लिए आपको 10-10 हजार एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। ये देखकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग जिया और लिटिल येलो से बोलता है, तो फिर ठीक है, अब ट्रेजर बॉक्स ओपन करने का टाइम है। तुम दोनों मुझे बताओ, मुझे 1 से लेकर 5 के बीच में कौन से ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना चाहिए। ये सुनकर जिया अपने मन में सोचती है, डैडी हमेशा हमसे यही सवाल पूछते हैं कि हमें 1 से लेकर 5 के बीच में कोई नंबर को चुनना है, और डैडी हवा के अंदर किसी से बात करता रहता है और उसे बहस भी करता है। तो जिया यहाँ पर सिस्टम के बारे में बात करी है, क्योंकि होस्ट के अलावा सिस्टम को कोई भी नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर भी फैंग के अलावा सिस्टम को और कोई भी नहीं देख सकता है। जिया बोलती है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक डैडी खुश है मैं भी खुश हूँ। ये सोचकर जिया 5 नंबर को चूज कर लेती है और लिटिल येलो भी 2 नंबर को चूज करता है। फैंग जल्दी से सिस्टम से बोलता है, सिस्टम में नंबर 5 और 2 वाली ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना चाहता हूँ। तो सिस्टम भी उन दोनों बॉक्स को ओपन कर देता है। सिस्टम जैसे उस 5 नंबर वाले ट्रेजर बॉक्स को ओपन करता है तो सिस्टम फैंग से बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपके एक बी रैंक का कैंगियर का जीन मिला है, आप इसे अपने बीज के साथ में फ्यूज कर सकते हैं, क्या आप इसे फ्यूज करना चाहती है। लेकिन तभी सिस्टम पर एक और मैसेज आता है। सिस्टम फैंग से बोलता है, सिस्टम ने ये पता लगाया कि आप पहले से एक कैंगियर के साथ में फ्यूज हो चुकी है, इसलिए इस बार आप इसे चूज कर सकते हैं। या तो आप अपने कैंगियर के लेवल को अपग्रेड कर सकती हैं, या फिर आप दिन में जितने भी कैंगियर थूकते हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए तो आप 8 कैंगियर को थूक सकती हैं। ये देखकर फैंग बोलते हैं, मुझे तो एक और कैंगियर का जीन मिल चुका है, फिलहाल के लिए तो मैंने काफी सारे कैंगियर को इकट्ठा करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कैंगियर के लेवल को बढ़ाना चाहिए। ये बोलकर फैंग सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मुझे अपने कैंगियर के लेवल को अपग्रेड करना है। तो सिस्टम फैंग के कैंगियर के लेवल को अपग्रेड कर देता है। इसके बाद सिस्टम उस दूसरे वाले ट्रेजर बॉक्स को भी ओपन कर देता है। सिस्टम फैंग से बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक सी रैंक का अंगूर के प्लांट का जीन मिला है और आप इसे अपने फल के साथ में फ्यूज कर सकते हैं, क्या आप इसे फ्यूज करना चाहती है। और यहाँ पर फैंग के फलों की बात हो रही है, ना कि फैंग के गोटों की, क्योंकि फैंग के 6 कोर हैं जिनमें से फल भी एक कोर है। इसे देखकर फैंग बोलते हैं, क्या मुझे एक अंगूर के प्लांट का जीन मिला, आखिर मैं इसे अपने फल के साथ में फ्यूज करता हूँ, इससे क्या होगा। सिस्टम फैंग को बताता है, इससे तुम खुद के ऊपर फल लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद के ऊपर फल लगाने के लिए और तुम्हें उन फलों को ग्रो करवाने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग उदास हो जाता है। फैंग बोलते हैं, क्या फल उगाने के लिए भी मुझे एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करना पड़ेगा, आखिर इन फलों को उगाने के बाद आखिर इन फलों का क्या यूज है। सिस्टम फैंग को बताता है, जब तुम्हें भूख लगती है उस टाइम तुम अपने फलों को खा सकती हो, इससे तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और तुम्हारी हीलिंग पावर भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो करेगा। तुम इसे खुद खा सकते हो या फिर अपने दोस्तों को भी खाने के लिए दे सकते हो। ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, इससे मैं अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी हील कर सकता हूँ। ये बोलकर फैंग सिस्टम से बोलता है, सिस्टम जल्दी से इसे मेरे साथ में फ्यूज कर दो। तो फैंग की बात सुनकर सिस्टम जल्दी से उस अंगूर के प्लांट के जीन को फैंग के साथ में फ्यूज कर देता है। सिस्टम फैंग से बोलता है, मास्टर आप जिस तरह से अपने माइंड का यूज करके अपने जड़ों के अंदर खाने को स्टोर करती हैं, ठीक उसी तरह से आप अपने माइंड से कंट्रोल करके आप खुद के ऊपर फूल लगा के फल लगा सकती हैं। तो सिस्टम की बात सुनकर फैंग बिल्कुल वैसे ही करता है। वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए अपने मन में बोलते हैं, मुझे फूल खिला के फल लगाने हैं। तो फैंग के सिस्टम पर मैसेज आता है, अगर तुम्हें इन फलों को लगाना है तो तुम्हें इन फलों को लगाने के लिए 5000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। ये देखकर फैंग सिस्टम से बोलता है, सिस्टम तेरी माँ की आंख साली, ये क्या है, ये एक अंगूर का गुच्छा लगाने के लिए मुझे 5000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। सिस्टम फैंग से बोलता है, मास्टर इन अंगूरों के फलों के लिए 5000 एवोल्यूशन बिल्कुल सही कीमत है, आप इन फलों का यूज करके किसी की जान भी बचा सकती हैं। ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं अपने 5000 एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करके इन अंगूरों को उगाना चाहता हूँ। फैंग जैसे ये बोलता है तो फैंग के सिर के ऊपर एक छोटी सी टहनी आ जाती है जिसके ऊपर 2 पत्ते लगे होती हैं और फिर वो टहनी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसमें काफी सारे फूल भी लग जाती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो सभी फूल फलों में बदल जाती हैं और देखते ही देखते वो सभी अंगूर पक जाती हैं। फैंग बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो इतनी जल्दी पक
चुकी है। फैंग के सिर के ऊपर अंगूरों के गुच्छे को देखकर जिया बोलती है, आखिर डैडी के सिर के ऊपर ये क्या उगाया है। फैंग उस अंगूर के गुच्छे को तोड़ते हुए बोलता है, ये अंगूर का गुच्छा तो बहुत ज्यादा भारी है। और फिर फैंग उस अंगूर के गुच्छे को तोड़ लेता है। फैंग उसमें से एक अंगूर लेकर अपने मुंह में डाल लेता है और बोलता है, चलो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। उस अंगूर को खाने के बाद फैंग बोलता है, इसका टेस्ट तो मीठा और खट्टा सा है जिया, तुम्हें भी इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। फैंग की बात सुनकर जिया और लिटिल येलो भी इस अंगूर को खाते हैं और उन दोनों को भी उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। फैंग उन दोनों से पूछता है, इस अंगूर को खाने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो जिया बोलती है, हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बस इसका टेस्ट काफी अच्छा है। फैंग अपने मन में बोलता है, इस अंगूर को खाने के बाद हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है और इन अंगूरों का टेस्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन इन फलों को उगाना काफी ज्यादा महंगा है। और क्या फ्यूचर में सेब संतरे, क्या मैं इन सभी चीजों को भी उगा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इन सभी चीजों को अपने सिर के ऊपर लटकाऊंगा तो ऐसे तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया 2 और शिकार पकड़ कर लाई होती है। फैंग बोलते हैं, आज तो मेरी बेटी शिकार करके बहुत जल्दी वापिस आ गई। जिया घबराते हुए जल्दी से फैंग से बोलती है, डैडी मैंने उस पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ इंसानों को देखा है। ये सुनकर फैंग बोलते हैं, क्या इंसान, क्या तुमने सही से उनको देखा है। जिया बोलती है, हाँ डैडी मैंने उनको ध्यान से देखा है, उन्होंने उस पहाड़ के पार ही अपना टेंट लगाया है और साथ ही उन लोगों ने उन 2 कंकालों को ढूंढकर उनको दफना दिया है। फैंग बोलता है, मुझे लगता है कि वो लोग उन 2 बंदों के साथी हो गए। जिया, कहीं उन लोगों ने तुम्हें तो नहीं देख लिया है। जिया ना में सिर हिलाते हुए बोलते हैं, नहीं डैडी मैं बहुत ज्यादा ऊपर फ्लाई कर रही थी इसलिए उन लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा। फैंग जिया से बोलते हैं, जिया तुम फ्यूचर में कभी भी शिकार करने के लिए उस पहाड़ के दूसरी तरफ मत जाना क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जिया भी बोलती है, ठीक है डैडी। और फिर फैंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए लक्कड़बग्गों की बॉडी को काट देता है और बोलता है, चलो अब खाने का टाइम हो गया है। फैंग उस मीट को खाते हुए सिस्टम से बोलता है, अबे साले सिस्टम तू देख क्या रहा है, जल्दी से मेरे जितने भी ट्रेजर बॉक्स है उन सभी को ओपन कर दे। तो फैंग की बात सुनकर सिस्टम फैंग के सभी ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है, लेकिन फैंग को उन सभी ट्रेजर बॉक्स में से 20-20 हजार एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग चिल्ला के सिस्टम से बोलता है, सिस्टम साले तेरी माँ की आंख में गाली नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बगल में मेरी बेटी खड़ी है, वरना तेरी माँ बहन एक कर देता। चलो जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में भूल जाते हैं। मेरे 50,000 एवोल्यूशन पॉइंट को छोड़कर मेरे बाकी के जितने भी एवोल्यूशन पॉइंट है उन सभी को, मेरे 6 कोर है उन सभी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दो। फैंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जिया अपने मन में बोलती है, अचानक से ये डैडी को क्या हो गया है, ये अभी तो इतने ज्यादा शांत थे, अचानक से इनको क्या हो गया और ये हवा में किससे बातें कर रहा है। फैंग अपने मन में बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि वो इंसान यहाँ पर कभी भी आ सकती है। मुझे खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि मैं हम तीनों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया मस्त आराम से आसमान में फ्लाई कर रही होती है। जिया बोलती है, अब ये अफसोस की बात है कि इस एरिया में एक भी शिकार नहीं बचा और उस पहाड़ के दूसरी तरफ डैडी ने मुझे जाने से मना किया है। जिया आसमान में फ्लाई कर रही होती है, लेकिन तभी हम नीचे जमीन में झाड़ियों का सीन देखते हैं। वहाँ पर 2 इंसान छिपी हुई होती हैं और वो लोग जिया को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, देखो वो तो किसी बीस्ट का बच्चा लग रहा है, अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये बोलकर वो अपने साथी से बोलता है, इसलिए हिलना मत, उसके पास आने का वेट करो। ये बोलते हुए वो बंदा अपने पास एक क्रॉसबो निकाल लेता है। जिया जैसे ही थोड़ा सा उन लोगों के पास आती है तो वो बंदा अपने एरो को शूट कर देता है और वो एरो बहुत ही स्पीड से जिया के पंख में जाकर लगता है। जिया उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, ये तो इंसान है, आखिर इंसान यहाँ पर कैसे आ सकती है, मुझे जल्दी से वापस जाकर डैडी को इसके बारे में बताना होगा। और तभी वो दोनों बंदे फिर से काफी सारे एरो से जिया के ऊपर अटैक करते हैं, जिसे देखकर जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और जिया जल्दी से उन सभी एरो को डॉच कर लेती है और फिर जिया वहाँ से भाग जाती है। जिया को भागते हुए देखकर वो क्रॉसबो वाला बंदा बोलता है, उसके पंख में एक एरो लग चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक फ्लाई कर पाएगी। वहाँ पर एक और दाढ़ी वाला बंदा होता है, वो बोलता है कि वो साउथ की तरफ जा रही है, इसलिए हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ये बोलकर वो उस क्रॉसबो वाले बंदे से बोलते हैं, तुम सान के साथ में वापस जाकर काफी सारे वेपन को रेडी कर लो, भले ही वो सिर्फ एक बच्चा है लेकिन फिर भी हमें पूरी तैयारी करके जानी होगी क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो वो क्रॉसबो वाला बंदा भी बोलता है, ठीक है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जिया फ्लाई करते हुए सीधा फैंग के पास आ जाती है। फैंग जैसे जिया के पंख में उस एरो को लगा हुआ देखता है तो फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग जिया से बोलता है, आखिर तुम्हारे पंख में ये क्या, आखिर तुम्हें ये एरो किसने मारा है। जिया बोलती है, डैडी ये एरो इंसानों ने मुझे मारा है, वो लोग यहाँ पर आ गए हैं और उन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया था और वो इसी तरफ आ रही है। फैंग जिया से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें शिकार करने के लिए उस पहाड़ के दूसरी तरफ नहीं जाना है, आखिर तुम शिकार करने के लिए उस पहाड़ के दूसरी तरफ क्यों गई। जिया बोलती है, डैडी मैं शिकार करने के लिए उस पहाड़ के दूसरी तरफ नहीं गई थी, बल्कि 3 लोग इसी एरिया में झाड़ियों में छुपे हुए थे, उन लोगों ने अचानक से मुझ पर इस एरो से अटैक कर दिया। और फिर फैंग अपनी वाहन से जिया के पंख से उस एरो को निकालते हुए जिया से बोलते हैं, जिया थोड़े से दर्द को सहन कर लेना, तुम्हारा डैडी इस एरो को निकाल
देगा। ये बोलकर फैंग उस एरो को पीछे से तोड़कर जिया के पंख से निकाल देता है। फैंग अपने 5000 एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करके अपने सिर के ऊपर उन हीलिंग वाले अंगूरों को उगाते हुए जिया से बोलता है, जिया तुम थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हारा डैडी अभी तुम्हारे पंख को ठीक कर देगा। और फिर देखते ही देखते फैंग के जो हीलिंग वाले अंगूर होते हैं वो पूरी तरह से पक जाती हैं। फैंग उन अंगूरों के गुच्छे को तोड़कर जिया को खिला देता है और जिया जैसी उसे खाती है तो जिया का जो पंख होता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। फैंग जिया से पूछता है, जिया क्या तुम्हारे पंख में अभी भी दर्द हो रहा है? जिया बोलती है, नहीं डैडी अब मेरे पंख में दर्द नहीं हो रहा है, मेरा पंख पूरी तरह से हील हो चुका है। और तभी वहाँ पर लिटिल येलो काफी ज्यादा घबराए हुए भागते हुए आता है। वो फैंग से बोलता है, इस तरफ 3 इंसान आ रही हैं। ये सुनकर फैंग और जिया भी हैरान हो जाती हैं। फैंग जल्दी से जिया से बोलता है, जिया जल्दी से अपनी इंसान वाली फॉर्म के अंदर आ जाओ और तुम दोनों उन झाड़ियों में जाकर छुप जाओ। तो फैंग की बात सुनकर जिया अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो दोनों उन झाड़ियों में जाकर छुप जाती हैं। और उसी टाइम वहाँ पर वो तीनों बंदे भी आ जाते हैं। वो दाढ़ी वाला बंदा बोलता है, उस बीस्ट के पंख में एक एरो लगा हुआ था इसलिए वो इतना दूर तक तो फ्लाई करते हुए नहीं आ सकता। और तभी उन तीनों में से वो गंजा वाला बंदा फैंग की तरफ इशारा करके बोलता है, देखो वहाँ पर झाड़ियों में एक बहुत ही ज्यादा रेयर प्लांट लगा हुआ है, मैंने इस प्लांट को पहले कभी भी नहीं देखा है, ये प्लांट काफी ज्यादा अजीब है। इसके बाद वो तीनों फैंग को देखने लग जाते हैं। वो गंजा बोलता, आखिर ये किस तरह का प्लांट है, ये तो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा है। वो दाढ़ी वाला बंदा बोलता, अगर तुमने इस प्लांट को पहले कभी भी नहीं देखा है मतलब है कि ये प्लांट बहुत ज्यादा रेयर होगा। इन तीनों की बातों को सुनकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग मन ही मन बोलता है, अजीब मैं नहीं अजीब तुम लोग हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी उस क्रोजो वाले बंदे को फैंग के पास जिया के खून के काफी सारे धब्बे दिख जाती हैं। वो बंदा बोलता है, देखो यहाँ पर तो खून के काफी सारे दाग हैं और वो अभी तक सूखे भी नहीं है, यानी कि वो ड्रैगन का बच्चा यहीं पर आया होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आखिर उसके खून के दाग गायब क्यों हो गई हैं? ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग अपने मन में बोलता है, मैंने सिर्फ जिया के घावों को हील करने के ऊपर ध्यान दिया लेकिन मैं उसके खून के दागों को हटाना भूल ही गया। वो गंजा फैंग को उखाड़ने के लिए अपने पास एक फावड़ा निकाल लेता है और वो गंजा बोलता है, मुझे लगता है कि हमें इस प्लांट को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए, शायद हमें कुछ नया मिल जाए। ये बोलकर वो गंजा फैंग को खोदने लग जाता है। फैंग अपने मन में बोलता, अबे साले गंजे तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता है? और ये सब कुछ जब जिया देखेगी तो कहीं वो उन झाड़ियों से बाहर ना आ जाए। और उसी टाइम उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, जल्दी से वहीं पर रुक जाओ। तो जिया जल्दी से उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है और वो उस गंजे से बोलती है, बुरे इंसान जल्दी से मेरे डैडी को जाने दो। जिया को देखकर वो दाढ़ी वाला बंदा बोलता है, ये तो एक लड़की, आखिर यहाँ पर एक लड़की कैसे हो सकती है? जिया भागते हुए फैंग के आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो उस गंजे से बोलती है, मेरे डैडी को जाने दो। वो तीनों बंदे जैसे जिया को देखते हैं तो वो जिया की ड्रैगन वाली पूंछ और सींगों को देख लेते हैं। वो तीनों बंदे बोलते हैं, देखो ये तो वही ड्रैगन का बच्चा है, ये कोई लड़की नहीं है, ये एक इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो हम इसको अपना पालतू जानवर बना सकते हैं। ये बोलकर वो तीनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से जिया को देखने लग जाते हैं और इसे देखकर जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। और फिर वो गंजा और वो दूसरा बंदा जिया को पकड़ने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग की काफी सारी वाइन आ जाती है और फैंग के वाइन के जो कांटे होते हैं वो उस गंजे के हाथों में लग जाती हैं, जिससे कि उस गंजे को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो गंजा बोलता है, मुझे तो दर्द हो रहा है, आखिर यहाँ पर ये अचानक से कांटे कैसे आ गए? फैंग जल्दी से जिया से बोलता है, जिया तुम अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म के अंदर आकर यहाँ से उड़कर भाग जाओ। आगे से जिया बोलती है, लेकिन डैडी मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? फैंग चिल्ला के जिया से बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा डैडी खुद को संभाल सकता है। तो फैंग की बात सुनकर जिया वहाँ से भागते हुए आसमान में जंप लगाती है और उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलती है और वो अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म के अंदर आ जाती है। उसे देखकर वो गंजा उस दूसरे बंदे से बोलता है, देखो वो तो सच में एक ड्रैगन है, वो यहाँ से उड़कर भागना चाहती है, जल्दी से उसके ऊपर शूट करो। तो वो दूसरा बंदा हंसते हुए जिया के ऊपर अपनी क्रॉसबो से एक एरो को शूट करता है, जिसे जिया काफी ज्यादा घबराते हुए डॉच कर लेती है। इसके बाद वो दूसरा बंदा जिया के ऊपर काफी सारे एरो को शूट करता है, लेकिन जिया उन सभी एरो को डॉच कर लेती है। लेकिन उन सभी एरो को डॉच करने के बाद भी जिया वहाँ से भाग नहीं रही होती है, वो वहीं आसपास फ्लाई कर रही होती है। ये देखकर वो गंजा बोलता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ये पिछली बार की तरह से यहाँ से भाग क्यों नहीं रही है? इसे ये अच्छे से पता है अगर एक भी एरो इसको लग गया तो ये यहाँ पर मर सकती है, फिर भी आखिर ये यहाँ से भाग क्यों नहीं रही है? वो दाढ़ी वाला बंदा फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ इस प्लांट के कारण हो रहा है, वो अभी अभी इस प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही थी और वो उसको डैडी बोल रही थी। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा रेयर प्लांट होते हैं जिनको बाकी के बिस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। ये बोलते हुए वो दाढ़ी वाला बंदा अपना हाथ फैंग की तरफ करता है और वो फैंग को पकड़ लेता है। उस दाढ़ी वाले बंदे की बात सुनकर वो गंजा बोलता है, आपके कहने का ये मतलब है कि ये जो प्लांट है ये एक स्पिरिचुअल प्लांट है जिसे वो ड्रैगन का बच्चा प्रोटेक्ट करना चाहता है। हमारी किस्मत तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है जो हमें एक रूप बदलने वाला ड्रैगन और एक स्पिरिचुअल प्लांट मिल चुका है। और
फिर वो दाढ़ी वाला बंदा फैंग को उखाड़ने लग जाता है, जिससे कि फैंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फैंग दर्द में चिल्लाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बुढ़ी इंसान, मुझे उखाड़ना बंद करो। वो दाढ़ी वाला बंदा फैंग को उखाड़ते हुए जिया से बोलता है, अगर तुम अपने डैडी को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ पर नीचे आ जाओ। इसके बाद जिया के बड़े बड़े विचारों वाले फोटो के साथ में ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।